बीच में डार्क कलर की नजर आ रही है, ये टेल है इसकी एक्चुअल। और ये जो ऊपर वाले पर है इनको ट्रेन बोला जाता है। ये देखें जी, मोर अपने इस डांस की वजह से मशहूर है। ओए अगर कोई ये कारोबार करना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? जितना हमें एक मुर्गियाँ पालने में मेहनत या ख्याल करना पड़ता है उतनी ही केयर इनकी है। सबसे डार्क कलर मोर के अंदर ये है, ये ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है इस तरह से हमें देखने में। इसका सर जो चिक्स का पेयर है वो 2 लाख का चल रहा है। 2 लाख का पेयर है इसका? जी सर। यहाँ पे सर वो मोर है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। 2006 में जो हमारे पास पहला मोर आया था, ये वो वाले बाबा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में मौजूद हूँ और फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, और जड़ावाला सिटी यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। और ये एक गांव है मुहारावाला। मुहारावाला में एक बर्ड ब्रीडिंग फार्म है। इसमें ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडियन पी फाउल है, इंडियन ब्लू पी फाउल, और ये एक वाइट है। और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं हमज़ा बाबर साहब, ये ओनर हैं इस फार्म के। तो ये इनका शौक़ भी है, पैशन भी है और साथ बिज़नेस भी है। जी सर, बिल्कुल। हमज़ा, आप ज़रा बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है और आप ये कब से कर रहे हैं? सर मैंने रिसेंटली LLM कंप्लीट किया है। आपने LLB किया, फिर LLM किया हुआ है आपने? जी सर, बिल्कुल। वकील हैं आप? जी। अच्छा, एक वकील और ये मोर पालना। बिल्कुल सर। मोर सर ऐसा था कि बचपन में मैंने पहला पेड़ जो है मुझे 2006 में मेरे वालिद साहब ने लेके दिया था। उससे पहले मैंने गांव में ही, इसी गांव में भी मेरे एक पापा के अंकल थे, उन्होंने सफ़ेद मोर रखा हुआ था। वो घरों की छतों पे फिरता था, तो उसको देख के मुझे पता चला कि ये मोर इतना बड़ा परिंदा देख के मैं काफ़ी फैसिनेट होता था। तो वहाँ से मैंने, मेरी ज़िद, जैसे घरों में तोते को एक पहचाना जाता है, जाना जाता है पालतू परिंदे के तौर पे, तो मुझे था कि हमने भी मोर रखना है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मोर को भी आप पालतू रख सकते हैं। तो वहाँ से मेरी जिद स्टार्ट हुई। तो 2006 में मुझे फाइनली फिर आपकी जिद स्टार्ट हुई, आपका शौक स्टार्ट हुआ? बच्चे जिद करते हैं ना सर, पहले तो। अच्छा, ये हमज़ा साहब जो है, हमज़ा साहब जो है, ये 2006 से ये मोरों को पालने में लगे हुए हैं और ये अब इनका एक बिज़नेस बन गया है। वकालत इन्होंने की हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक इसलिए कि डिग्री हासिल कर लिया है, उसको ज़ाया ना करें। जी सर। तो असल इनका फोकस ये बिज़नेस है। हमज़ा, आपने यहाँ पे ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसको आप क्या कहते हैं सर? ये अल्बिनो है या? नहीं सर, अल्बिनो नहीं। अल्बिनो की डेफिनेशन पे अगर हम पूरा जाएं, ये अल्बिनो नहीं है। मोर के अंदर जो वाइट है वो अल्बिनो नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये इंडियन पी फाउल? नहीं, ये ब्लैक शोल्डर है। ब्लैक शोल्डर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो मोर की वैरायटीज़ है ना, पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में एक ही है, इंडियन ब्लू पी फाउल, इंडियन पी फाउल या इंडियन ब्लू पी फाउल। उसकी आगे लोगों ने 20 म्यूटेशंस या वैरायटीज़ तैयार कर रखी हैं। बिल्कुल सर। और दुनिया में 3 स्पीशीज़ है मोरों की सिर्फ। एक जो है हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, इंडियन पी फाउल। एक जावा ग्रीन है, ये इंडोनेशिया में होता है। जी सर, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, मतलब फार ईस्ट में हमारे एक है ट्रॉपिकल एरियाज में। और तीसरी जो स्पीशीज़ है वो कॉन्गो पी फाउल है, वो अफ्रीका में पाया जाता है। जी सर, बिल्कुल। तो एक स्पीशीज़ है कॉन्गो, एक स्पीशीज़ है इंडियन पी फाउल, और जो जावा ग्रीन है उसकी 3 सब स्पीशीज़ आ गई हैं। टोटल 5 स्पीशीज़ आप कह लें, 3 स्पीशीज़ और एक की 3 सब स्पीशीज़ है। जी सर, बिल्कुल। तो लेकिन अकेला ये जो इंडियन पी फाउल है, इसकी कितनी म्यूटेशंस हैं? सर इसके अंदर 300 से ज़ायद म्यूटेशन है। 300 से ज़ायद म्यूटेशंस हैं। बिल्कुल। जैसे ये 2 हमारे सामने, एक ये ब्लू वाली। हाँ, आपके पास इस फार्म में कितनी म्यूटेशंस अवेलेबल हैं? 30 के करीब हैं सर हमारे पास। 30 के करीब मुख्तलिफ आपके पास है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया है आपके पास 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। जी सर। आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बायोलॉजिकल साइंस की नहीं है, तो आप क्या जानते हैं कि म्यूटेशन किसको कहते हैं, या म्यूटेंट क्या होता है, या वैरायटी क्या होती है? सर नहीं, इन डिटेल में नहीं जानता, बस जितना पता है वो तो पता है। ये कलर वेरिएशन होती है बेसिकली। मतलब जैसे एक गधे घोड़े में फ़र्क है कि वो एक स्पीशीज़ ही इंटायरली डिफरेंट है। मैं इसको एक कॉमन लेमैन के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक नस्ल जो है उसके अंदर जसामत
उसका रहन सहन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो उस तरह से अगर हम मोर में देखें तो ग्रीन जावा और इंडियन ब्लू और कोंगो पीफल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है अगर इनको हम देखें। लेकिन जो इंडियन ब्लू है इसके अंदर हम सफ़ेद रंग देखें, ब्लैक कलर है, जैसे हमारे पास वाइट कलर है, ब्राउन कलर है, इनमें इनको अगर देखें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ कलर वेरिएशन। हाँ, मैं हमजा को भी बताता हूँ, और जो हमारे ऐसे देखने वाले हैं जिनकी बायोलॉजिकल साइंस की बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मैं मुख्तसरन बता दूं कि एक लफ्ज़ यूज़ होता है जेनेटिक्स, आपने सुना होगा इंग्लिश में GENETIC, जेनेटिक। तो ये जीन से निकला है, उर्दू में कहते हैं जीनियात या जीन्स का इल्म। तो जीन क्या होती है कि हमारा जो ये जिस्म है, जिस्म के अंदर बहुत सारे निज़ाम होते हैं। जैसे हमारा निज़ाम तनफ़ुस है, सांस का निज़ाम है, हमारा निज़ाम हज़म है, एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून का निज़ाम है। ये निज़ाम को अगर आप निचले लेवल पे लेके जाएं और नीचे जाएं तो टिश्यूज़ आ जाती हैं। हमारा मसल टिश्यू है, हमारा बोन टिश्यू है, हमारा हार्ट टिश्यू है, हमारी एपिथीलियम है, स्किन है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं। एक टिश्यू को आप मज़ीद छोटा करके दिखाएं तो उसमें फिर सेल्स बन जाते हैं, एक खुलिया जिसको कहते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में जो उसकी बुनियादी इकाई ईंट होती है ना, ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाए तो पूरी बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह एक खुलिये के ऊपर खुलिया रखते चले जाएं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, खुर्दबीन में नज़र आते हैं, तो एक टिश्यू बन जाता है। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक निज़ाम बनाते हैं, बहुत सारे निज़ाम मिलके एक बॉडी बनाते हैं, जिस्म बनाते हैं जानवर का। तो खुलिया जो होता है, सेल जो होता है, उसको मज़ीद अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत हाई रेजोल्यूशन पावर की, जो जिससे बहुत कई हज़ार गुना छोटा करके हम देख सकें, तो उसमें जाके देखें तो एक खुलिये के अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे और मज़ीद ज़र्रात नज़र आते हैं। उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, मरकज़ा होता है। न्यूक्लियस को अगर हम खोल के देखें तो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। मेरा ख्याल है मेरी बातों को ये मोर भी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो न्यूक्लियस के अंदर जब हम जाएं तो क्रोमोसोम्स होते हैं। हर स्पीशीज़ का क्रोमोसोम का नंबर जो है या तादाद जो होती है फिक्स होती है। इंसान में 23 जोड़े होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी जानवर में, पौधे में, हर एक में मुख्तलिफ एक स्पेसिफिक उनका नंबर होता है क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम अगर हम खोलें तो वो ऐसे धागा होता है, लिपटा हुआ होता है, तो वो कई किलोमीटर लंबा धागा हो जाएगा। उसको आप रैप करते 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 एक छोटे से कह ले के एक रॉड कह ले छोटी सी, उसकी सूरत में वो बंद हुआ होता है। अब आप उस धागे को अनफोल्ड खोलते चले जाए, कई किलोमीटर लंबा धागा होगा। उस धागे में आपको, जैसे ये एक धागा मेरी उंगली नज़र आ रही है, आपको ये जिसको कहते हैं स्पोर नज़र आ रही है, लकीरें नज़र आ रही हैं, 1 2 3, या हम अभी ऊपर गए थे जो लैडर है, सीढ़ी है, सीढ़ी की तरह 3 उसके स्टेप्स हैं ना, 2 या 3 या 5 स्टेप्स को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड, एक जीन बन जाती है। सपोज मैं आम अंदाज में लोगों को समझाने के लिए, एक जीन होती है। अब हर जीन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस जीन ने जब जानवर बनेगा तो ये चीज़ पैदा करनी है, इस जीन ने ये, इस चीज़ ने ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे कोई प्लाजा बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, तो आर्किटेक्ट उसका कागज़ के ऊपर एक नक्शा बनाता है कि इस नक्शे में ये सीढ़ी होगी, ये इसमें ड्राइंग रूम होगा, ये किचन होगा, ये कार पोर्च होगा। तो एक नक्शे के ऊपर पूरी बिल्डिंग का खुलासा आ जाता है। इसी तरह इंसानी जिस्म या किसी भी जानवर या किसी भी पौधे के जिस्म का जो खुलासा है वो जीन्स की सूरत में या कोड्स की सूरत में क्रोमोसोम के अंदर बंद कर देती है कुदरत। अल्लाह ताला का ये शाहकार है। तो आपने जो म्यूटेशन की बात की है कि मैं मिसाल देता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी के एक तिल निकला हुआ है ना, तो एक जीन उसके लिए है कि उसने यहाँ पे तिल निकालना है। अगर वो जीन डिस्टर्ब हो जाएगी, तिल नहीं बनेगा। आपकी आंख का रंग ब्लैक है तो एक जीन जो है वो उसको ब्लैक कलर दे दिए, उसका दूसरा पार्ट अलील कहते हैं, वो उसको ब्लैक भूरा कलर दे दिए, कोई ग्रीन कलर देती है, कोई ब्लूइश कलर दे रही है। तो अगर हम उस जीन के उस पोर्शन को वहाँ से हटा दें तो उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ये मेरी बातों पे मोर तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल सर। कि जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जीनोटाइप उसका जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस उसकी, जो जीन्स में लिखा होगा, जो जीन्स होंगी जब उनको पनपने का मौका मिलेगा तो वो एक जिस्म बनाएंगी, उसका फिनोटाइप फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो आपने म्यूटेशंस की बात की, जब जीन्स में या क्रोमोसोम में कोई उतार चढ़ाव आता है या कमी या बेशी होती है या तोड़ फोड़ होती है तो नए कम्बिनेशन बनते हैं, नई चीज़ें बनती हैं। तो अगर हम इस ब्लू को किसी वाइट के साथ मिलाएंगे, उसकी जीन्स और तरह की हैं, इसकी जीन्स और तरह की है, ये पाइड निकल आएगा, ना ये निकलेगा ना वो निकलेगा। ये आगे तफसील है जेनेटिक्स की, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी इसके निकलने की है, कितने परसेंट उसके निकलने की है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये जेनेटिक्स बाद में किसी वक्त पढ़ेंगे। लेकिन आपकी बैकग्राउंड बायोलॉजी की नहीं है, मैं आपको एक आम अंदाज में समझाने के लिए कि इस ब्लू को अगर ये डोमिनेंट है तो जो वाइट है वो रिसेसिव है, उसके साथ क्रॉस कराएंगे तो 75% ये निकलेंगे, 25% चांसेस उससे निकलने के हैं। ठीक है सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना सर, हाँ। इसके अंदर उसमें ये होता है कि कोई भी आप म्यूटेशंस को जब इंटरब्रीड करते हैं ना, मोर की हद तक, मैं क्योंकि मेरी इसका एक्सपीरियंस है, तो जब दोनों तरफ से जीन्स का पेयर ऑफस्प्रिंग के लिए पास नहीं होता, मसलन एक ब्लैक शोल्डर मेल है, ब्लैक शोल्डर मोरनी है दोनों तरफ, तो जब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आगे ऑफस्प्रिंग एक चूज़ा बनना है, एक अंडा बनना है, उसमें से चूज़ा निकलना है, तो एक जीन फादर की साइड से आता है, एक मदर की साइड से जाता है। तो अगर ब्लैक शोल्डर का पेयर कंप्लीट होगा जो कि एक फादर की साइड से, एक जीन नहीं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर की तरफ से, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर की साइड से, बिल्कुल वो जो पेयर बनेगा फिर वो ब्लैक शोल्डर नजर आएगा। अगर ये पेयर किसी वजह से इनकम्प्लीट रह गया, जैसे कि अभी आपने केस बताया कि एक तरफ ब्लैक शोल्डर एक तरफ वाइट, या एक तरफ पाइड कर दें एक तरफ ब्लैक शोल्डर कर दें, तो उस केस में जो मोर की स्पीशीज का ओरिजिनल कलर है जो कि इंडियन ब्लू है, हमारे पास वो वाले सारे के सारे निकल आते हैं। ये रीशफल होती है ना, शफल होती है ना कोई इसके साथ कम्बिनेशन। ये एक लंबी कहानी के मियोसिस में जो चेंज होती है जीन्स ना, क्रॉसिंग ओवर। बहरहाल, तो आप हमें ज़रा दिखा सकते हैं चल के आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? चलें देखिए। ये सर ब्रॉन्ज ब्लैक शोल्डर है। ब्रॉन्ज ब्लैक शोल्डर जी, इस वैरायटी का नाम। अच्छा। ये मतलब ये सबसे डार्क कलर मोर के अंदर ये है, ये ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है इस तरह से हमें देखने में। ये भी एक म्यूटेशन है, ये हमने बेल्जियम से इंपोर्ट किए हैं। अच्छा, ये आपने बेल्जियम से मंगवाया है? जी सर। तो ये है इंडियन पी फाउल? सर इसमें कोई भी बर्ड या एनिमल अपने नेटिव इलाके से दूर ले जाकर जब कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर लाया जाता है तो उस माहौल में फिर उसके अंदर ये म्यूटेशंस निकलती हैं। ठीक है। तो ये इसकी प्राइस क्या है यहाँ पे? इसका सर जो चिक्स का पेयर है वो 2 लाख का चल रहा है। 2 लाख का पेयर है इसका? जी सर। मतलब 6-7 महीने के जो इसके चिक्स हैं उनका। अच्छा, तो ये आगे क्या है? आगे सर ये कॉमन है, फिर ये कॉमन इंडियन ब्लू जो है, नॉर्मल नीला मोर जिसको कहते हैं, ये वो है। इसके साथ एक इंडियन ब्लू मोरनी है और एक ब्लैक शोल्डर मोरनी है। ये तो अच्छा, इंडियन पी फाउल है ये? इंडियन ब्लू, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल स्पीशीज़ है। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये जो इंडियन पी फाउल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नगर पार्कर, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और कुछ जो है कलर कहार में डिस्ट्रिक्ट चकवाल में पाया जाता है, और उसके अलावा कश्मीर, भिम्बर, कोटली, इन जगहों पे भी पाया जाता है वाइल्ड में। इसकी क्या प्राइस है हमजा साहब? इसके सर 6-7 महीने का जो चिक्स का पेयर है वो 15,000 का होता है। 15,000 का। और जो मेच्योर है, ब्रीडर है, वो सर 25 से 30 हज़ार का होगा, 35 भी जा सकता है। ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर ये ब्रॉन्ज कलर है और पैटर्न है वाइट आइड। ये डार्क कलर है। इसकी अगर टेल की टिक्कियाँ ये अभी दूसरी तरफ टर्न लेगा तो उनका सेंटर पॉइंट आपको वाइट नज़र आएगा, जैसे जुगनू है। इसकी टेल की जो टिक्कियाँ आप बता रहे हैं जी, वो सफ़ेद हैं। वो सफ़ेद हैं। वाइट आई से मुराद ये वाली टिक्कियाँ वाइट। अच्छा, वाइट आई जी, ब्रॉन्ज वाइट आइड इसका पूरा नाम है। ब्रॉन्ज वाइट आइड। ये पेयर कितने का है? सर इसका ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। अभी इसके चिक्स हमने फर्स्ट टाइम सेल करने हैं तो अभी इसकी प्राइस डिसाइड नहीं की। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट सर यहाँ पे हमारे कुछ टेम बर्ड्स हैं। ये थोड़े इंसानों के साथ मानूस हैं, डरते कम। अच्छा, टेम्ड बर्ड्स हैं आप कह रहे हैं, यानी कि जिनको आपने सधा लिया है, आपने अलग से पाले पकड़ सकते हैं, हाथ इंसानों से कम डरते हैं। इसमें सर ये ब्लू पाइड है, ये अच्छा मेल है ब्लू पाइड। ये पाइड है जिसके अंदर वाइट पैचेस आते हैं, इनको पाइड बोलते हैं। ये उसकी मोरनी है। और वो पीछे जो दीवार के साथ है ब्राउन कलर का, उसको कैमियो कलर बोलते हैं।
ये जो ब्राउन कलर है इसको कैमियो कलर बोलते हैं। कैमियो। और ये वाला बर्ड जो है ये कैमियो ब्लैक शोल्डर है। ठीक है जी। ये भी एक बार अच्छा ये क्या है जी? ये सर बफर्ड ब्रोंज है। इसके अंदर सर इसकी गर्दन और टेल के अंदर गोल्डन कलर आता है सनलाइट के अंदर। बफर्ड ब्रोंज। जी सर। अच्छा ये भी सर एक डार्क कलर है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे सर वो मोर है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। 2006 में जो हमारे पास पहला मोर आया था ये वो वाले बाबा जी हैं। तो इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। ये है कि इसने लास्ट ईयर भी ब्रीड की है, इस साल थोड़ा सा। यानी कि आप इसको बाबा जी कह रहे हैं? सर यहाँ पे जो हमारे फार्म पे जितने बर्ड्स हैं उनके ये बाबा जी हैं, सबसे ये बुजुर्ग हैं इनके। इसको थोड़ा इधर ब्लैक शोल्डर मोर है। अच्छा आईसाइट वीक हो चुकी है अब, अनफॉर्चुनेटली इसको मार पड़ी थी एक मेल से। अच्छा ये वो पहला नर है जो यहाँ पे आया था? जी 2006 में। 2006 में जब आपने ये अपना फार्म एस्टेब्लिश किया उस वक्त ये था? उस वक्त तो सर एक पेड़ आया था ना, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ाते गए। और ठीक है। इसकी वैसे नेचर में लाइफ क्या होती है, कितने साल होती है, और यहाँ कैप्टिविटी में आपके पास कितने साल? से कैप्टिविटी में इसकी 30 साल तक ही देखी गई है। इस बर्ड की सर कोई 24-25 साल एज है। 24-25 साल है। अच्छा चलें जी, आपने इससे बहुत फ़ायदे उठाए हैं, तो इसकी बहुत केयर भी करनी चाहिए। जब ये बेचारा बूढ़ा हो जाए तो इसकी स्पेशल केयर करें। आपने बाकियों को खुले पिंजरे में रखा हुआ है, इसको थोड़े से तंग पिंजरे में रखा हुआ है, ये मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल है। सर नहीं, क्योंकि आपने इससे फ़ायदा काफ़ी उठाया है। सिंगल बर्ड है सर, तो इसलिए इसको ये वाला पिंजरा दिया होगा इसको। अच्छा। इसके लिए काफ़ी है ये जगह। ठीक है। मतलब ये 5 बाय 12 जगह है ये जिसके दिए। यहाँ पे सर फिर हमारे पास कुछ स्पॉल्डिंग्स हैं, ये सारे स्पॉल्डिंग स्प्लिट वाइट और स्प्लिट पाइड हैं। ये वर्किंग बर्ड्स हैं हमारे पास। ये स्पॉल्डिंग वाइट और स्पॉल्डिंग पाइड बनाने के लिए बेसिकली ये यूज़ होते हैं। अच्छा ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा हमज़ा ये बताएं कि ये अंदर जो अभी हम देख रहे हैं। जी सर। ये बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है? जी सर बिल्कुल, है ना। ये मेरा ख्याल है कि इनकी उम्र कोई 5-6 माह के लगभग होगी। जी सर, ऑलमोस्ट इतनी है। तो इनकी चोंच के साथ हम देख रहे हैं आपने कुछ लगाए हुए हैं, इसको पीपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी सर, इनको पीपर्स बोलते हैं और लोकली ब्लाइंडर्स भी बोलते हैं इनको। ये बेसिकली लगाए जाते हैं कि जब बर्ड ओवर क्राउड होते हैं, थोड़ी जगह पे ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो ये एक दूसरे के पर खाने लग जाते हैं। इनको मज़ा आता है शायद, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ना ये लगाए जाते हैं टेम्परेरीली। और ये इससे ये होता है कि ये टारगेट करके एक चीज़ उखाड़ नहीं सकते, वो वाला काम नहीं होता। यानी कि फीड पानी चलता हाँ, ये इस तरह से बने हुए हैं कि इनकी दोनों आंखों के सामने जो है इनका विजन ब्लॉक हो रहा है। जी सर, इनको सामने नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। और साइडों पे ये देख के अपनी खुराक ले सकते हैं, लेकिन ये जो जब इकट्ठे काफ़ी सारे हो जाते हैं तो एक दूसरे की बैक से, कमर से फैदर नोचना शुरू, पर नोचना शुरू करते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। जी सर, तो इनको पीपर्स कहते हैं। तो आमतौर पे जब जहाँ पे फार्मिंग होती है ये इन परिंदों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। ओए बस 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 बस। ये देखिए जी, बस 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 बस। ओ ओ ओ नहीं सर, फाइनली। सर इसका वज़न कितना आपको लग रहा है अंदाज़न? इसका वज़न कितना होगा? 5 किलो होगा। 5-6 किलो। अच्छा ये देखें जी, ये हमजा साहब के फार्म के ऊपर मोरों की ये कैफियत है कि इन्होंने मोरों को इस तरह से टेम किया हुआ है कि इस तरह आपके हाथ पे बैठ जाते हैं। अगर कोई मोर इनसे ख़रीदने का ख्वाहिशमंद हो तो इनका अपना एक इस तरह ये जो है
सर यूट्यूब चैनल भी है सर, फेसबुक पेज भी है जहाँ पीकॉक विला के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, तो गूगल सर्च करें, उस पर नंबर भी दिया हुआ है। सर ये जो है ना, ये मोर की एक्चुअल टेल है। अच्छा, ये इस ट्रेन को सपोर्ट करती है, इसके जोर पे जो है ये अपनी ये जो टेल है। अच्छा, ये जो बीच में डार्क कलर की नजर आ रही है, ये टेल है इसकी एक्चुअल। और ये जो ऊपर वाले पार है, इनको ट्रेन बोला जाता है। ट्रेन है ये टेल की सपोर्ट से अपनी जो ट्रेन है उसको डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, तो इसका मुंह मेरी तरफ करें जरा सर, वो कोशिश करते हैं सर, अगर वो सर आपसे शर्मा रहा है, आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है। ओए ठहर जो जरा, दिखाना नहीं चाह रहा हो। ओ भाई, इसको घुमाए जरा इधर। ये देखें जी, मोर अपने इस डांस की वजह से मशहूर है। अच्छा हमज़ा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं ये मोर पालने के बारे में और परिंदे भी पालने के बारे में। तो अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं, क्या सहूलत दे सकते हैं उनको? मैं सर बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल भी है पीकॉक विला के नाम से। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना सकता, लेकिन ये है कि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बना के अपलोड कर रखी हैं पहले से। तो जो भी लोग मोर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो वहाँ पे जा सकते हैं। 60-70 के करीब वहाँ पे वीडियोस हैं। उसके बाद अगर कोई सवाल किसी के जहन में उनसे हट के आए तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। एक वॉइस मैसेज की सूरत में अपना जो भी इशू है मुझे सेंड कर दें, और मैं लेटर ऑन उसको पूरा सुन के, उस मसले को समझ के जो मुझसे हो सकेगा वो मैं गाइड करता हूँ। ये मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करता हूँ, और आपके चैनल के पर्सनल से भी जो लोग आएंगे उनको भी गाइड करके मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो हमारे चैनल के तवस्सुत से वहाँ से देख के अगर आपकी तरफ आए तो आप उसको कुछ स्पेशल डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। परिंदे के ख़रीदने में भी और गाइड करने में भी हर तरह से। बिल्कुल गाइड करने में सर कोई बिल्कुल जैसी मर्जी मोर के हवाले से जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और वो मेरे इल्म में हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरा गाइड करूँगा। अच्छा हमज़ा, हमें ये बताएं कि अगर कोई ये पालना चाहे मोर, जी सर, तो ये मोनोगैमस तो नहीं है ना, कि यानी कि एक मेल एक फ़ीमेल सारी ज़िंदगी एक ही जोड़ा रहता है? ये एक मेल कई फ़ीमेल के साथ रखा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पॉलीगैमस इसको बोलते हैं। ठीक। तो अगर कोई ये कारोबार करना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक नर अगर रखा जाए उसके साथ 4 या 5 फीमेल्स या मादा रखी जाएँ, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? बिल्कुल सर, रखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जितना हमें एक मुर्गियाँ पालने में मेहनत या ख्याल करना पड़ता है उतनी ही केयर इनकी है। बस मेरे ख्याल में तो मसला ये है कि अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ। मैं अक्सर बर्ड शोज़ पे बर्ड्स लेके जाता हूँ, ये बर्ड हैं या और बर्ड्स हैं, तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो मोर को भी पालतू परिंदे के तौर पे पाल सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, महकमा जो वाइल्ड लाइफ है उसने प्रोविज़न रखी है, वो लाइसेंस देता है बर्ड ब्रीडिंग फार्म का। 4 कनाल जगह किसी के पास हो तो वो कमर्शियल लेवल पे इनकी ब्रीडिंग करवा सकता है। अगर 4 कनाल जगह नहीं है तो 1 या 2 या 4 या 5 इंडिविजुअल बर्ड्स को रजिस्टर करवा के उसकी बड़ी नॉमिनल सी चंद 100 रुपये फ़ीस होगी, वो अपने घर में रख सकता है। तो ये 12 बाई 12 का इन्होंने एक केज बनाया हुआ इसका, तो एक के साथ 2-2 3-3 फीमेल्स रखी हुई हैं इन्होंने। और जो हमारा ये इंडियन पी फाउल है सबसे सस्ता ये है, इसका जोड़ा 25 से 30 हज़ार रुपये का मिलता है। और जो आपने वैरायटीज़ बताई हैं, कोई 1.5 लाख की, कोई 2 लाख की, कोई 3 लाख की, इस तरह उनकी रेट्स है। जी सर। तो अगर कम से कम बंदा ये भी रख ले, ये इंडियन पी फाउल जो है या वाइट है, या जो सस्ती वैरायटीज़ हैं, ऐसा स्टार्ट इन्हीं से लेना चाहिए। स्टार्ट इन्हीं से लेकर बंदा एक्सपीरियंस भी गेन कर लेता है, उसको तजर्बा भी हो जाता है। तो
एक अगर रखा जाए तो एक नर मिल जाएगा तकरीबन 15,000 का मैच्योर जो है, और मादा मिल जाएगी 12-13 हज़ार की, यानी कि 60-65 हज़ार रुपये का एक नर के साथ 4 मादा रख के कोई एक बंदा इसका बिजनेस शुरू कर सकता है। बिल्कुल सर। और एक मादा जो है एक साल में जब इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है फरवरी से ऑनवर्ड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये अगस्त तक हो जाता है, तो ये 3 से 4 मरतबा अंडे देती है। इसको इंग्लिश में क्लच कहते हैं, उर्दू में झोली कहते हैं। एक झोली में ये 4-5-6 अंडे दे देती है एक दफ़ा, इतनी देती है जी सर। टोटल ये को 25 अंडे देती है। 25 अंडे एक साल में, 3 या 4 क्लचेस में 25 अंडे आ जाते हैं। और 25 अंडों में से अगर मोरनी को आप इंक्यूबेशन के लिए बिठाएंगे तो आपका सीजन ज़ाया होगा। आप अंडे उठाएं और इंक्यूबेटर में रखें, छोटा सा इंक्यूबेटर सस्ते से मिल जाते हैं, बिल्कुल। और उसको ब्रेड करना 15-20-30-40 अंडों वाला जो सस्ता सा मिल जाए, 2-4 हज़ार का मिल जाता है, या अपने तौर पे भी बनाया जा सकता है। तो इंक्यूबेटर में अंडे रखें, और एक जो सेट है 4 मादा और एक नर का, उससे 25 बल्कि 100 अंडे आप ले लेंगे। एक साल में 100 अंडे आ गए तो उसमें से आप 25% मोर्टेलिटी या अमवात जो हो जाती है बचपन में, इनफर्टाइल होते हैं, 50 बच्चे बड़ी इजीली निकल सकते हैं, पल जाते हैं 50 बच्चे। यानी कि अगर आपने 4 फीमेल और एक मेल रखा हुआ है तो साल में आपको 100 अंडे आए, उनमें से बच्चे निकल के 50 बच्चे आपको बच जाते हैं। तो 50 बच्चों का मतलब यह है कि जो बिल्कुल हैचलिंग होते हैं, 2-4 दिन के ही होते हैं, वो 2-3 हज़ार का एक बच्चा बिक जाता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो आप उस स्टेज पे भी अगर 50 बच्चों को बेच दें तो आप 1.5 लाख जो है वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने रिकवर कर ली पहले साल में, उसके बाद ये बोनस है। तो अगर बच्चों को थोड़ा बड़ा करके बेचा जाए तो ये 5,000, 10,000, 15,000 इस स्टेज पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा सरमाया नहीं है, छोटी सी जगह है, तो महकमे ने इजाज़त दी है, महकमा इसको प्रमोट करता है, प्रोजेक्ट करता है और सहूलियात भी फ्राहम करता है कि लोग इस तरफ आएँ। और जो बेरोज़गार हैं, जिनको कोई रोज़गार मुयस्सर नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, वो नौकरियों के पीछे भागने के बजाय, अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने घर में, घर की छत के ऊपर छोटे से 2 डरबे बना के इस तरह के, तो इससे आगाज़ किया जा सकता है। ये एक अच्छा सिलसिला है। बिल्कुल। मेरा आखिर में यही पैगाम है कि ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है मोर पालना, बल्कि जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, तो वो वाइल्ड लाइफ फार्मिंग की तरफ भी आएँ। इसमें बहुत पोटेंशियल है। और सबसे जो बेहतर इसका पहलू है वो ये है कि आपके शौक़ की तस्कीन भी होती है, बहुत सारे लोग इसको पालना चाहते हैं शौक़ से। और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा कि इनकी जो वाइल्ड पॉपुलेशंस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगलों में इनके अंडे और इनके बच्चे उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जंगलों में इनकी नस्ल कम होती चली जा रही है। तो यहाँ घरों में ये मोर पालने का सबसे बड़ा नतीजा ये होगा कि आप लोग एक तो अपना बिज़नेस चला रहे होंगे, अपने शौक़ की तस्कीन कर रहे होंगे, और तीसरे नंबर पे आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे कि जो पोचिंग प्रेशर है वाइल्ड पॉपुलेशन से वो कम होता चला जा रहा होगा।